वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट टाइटल है BSc 7 सेमेस्टर का, उसका वीडियो लेक्चर पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने एक लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री नाम से हमने प्लेलिस्ट में वीडियो को अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम 50 इंपॉर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी न्यू व्यूअर्स से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जिन्होंने विजिट किया हुआ है, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम इस लेक्चर का डिस्कस करेंगे। कृषि वानिकी एक प्रकार है, मतलब कृषि वानिकी एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो साथियों वो है आपका मिश्रित फसल का यानी मिक्स क्रॉपिंग का, एकाधिक फसल का, एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल क्रॉपिंग का, दोहरी फसल का यानी आपका ड्यूअल क्रॉपिंग का, या फिर आपका मोनो फसल यानी का मोनो क्रॉपिंग का। तो एग्रो फॉरेस्ट्री किस प्रकार की क्रॉपिंग होती है? तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, एकाधिक फसल यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री को मल्टीपल क्रॉपिंग के अंतर्गत में रखा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वो है वन आवरण अधिकतम है। तो जो ट्री कवर होता है वन आवरण, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, मतलब किस राज्य का है? तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात में वन आवरण सबसे अधिक है। दूसरा ऑप्शन है कि गुजरात और महाराष्ट्र में। तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और जो लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, वो है केरल और गोवा में। तो किन राज्यों में वन आवरण यानी जो ट्री कवर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है वन आवरण देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 2019 तक भारत का वन क्षेत्र है। तो जो फॉरेस्ट एरिया है 2019 तक का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत में कितना फॉरेस्ट एरिया है? तो कुछ परसेंटेज में वैल्यू दी गई हुई है। पहला है आपका 20.36%, दूसरी वैल्यू है इसमें दी गई है 22.01%, और तीसरी वैल्यू जो दी गई है वो है आपका 19.54%, और चौथा है आपका ऑप्शन आपका 21.67%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 21.67% जो है 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत में फॉरेस्ट एरिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, 2019 तक भारत का वन क्षेत्र है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर आपको लग रहा होगा कि रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर जो है परसेंटेज में वैल्यू थी और यहाँ पर जो है मिलियन हेक्टेयर में पूछा गया है। तो 2019 तक भारत का जो फॉरेस्ट एरिया था वो कितने मिलियन हेक्टेयर था? ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ। तो पहला ऑप्शन है आपका 67.56 मिलियन हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है आपका 71.22 मिलियन हेक्टेयर, और तीसरा ऑप्शन है आपका 79.56 मिलियन हेक्टेयर, और आपका जो चौथा ऑप्शन है आपका 69.34 मिलियन हेक्टेयर। तो ये 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इस आपको बताना है कि 2019 तक भारत का जो फॉरेस्ट एरिया मिलियन पर हेक्टेयर या मिलियन हेक्टेयर में कितना था। तो साथियों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है, आपका 71.22 मिलियन हेक्टेयर जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका 71.22 मिलियन हेक्टेयर 2019 में भारत का जो है फॉरेस्ट एरिया था मिलियन हेक्टेयर में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक बहुत घना जो जंगल होता है यानी वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है वो कवर करेगा कितने प्रतिशत कैनोपी डेंसिटी को? तो जो वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है वो कितने प्रतिशत कैनोपी जो है कैनोपी डेंसिटी को कवर करेगा? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 50% को, और दूसरा ऑप्शन है आपका 60% को, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है 65% को, और चौथा ऑप्शन है वो आपका 70% को। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो साथियों इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये करेक्ट ऑप्शन है कि जो एक वेरी डेंस जो फॉरेस्ट होता है वो लगभग 70% जो है कैनोपी डेंसिटी को कवर करता है। वेरी डेंस को याद रखिएगा, अभी इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और भी आगे मिलेंगे। तो वेरी डेंस में जो है आपका 70% जो है कैनोपी डेंसिटी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6,
वृक्ष घनत्व मापा जाता है। तो जो हम ट्री डेंसिटी की बात करते हैं, तो वृक्ष घनत्व में हम किस प्रकार की वैल्यू को हम इवेल्यूएट करते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है कि पेड़ प्रति हेक्टेयर को हम मापते हैं उसमें वृक्ष घनत्व में। दूसरा है ऑप्शन आपका प्रति एकड़ पेड़ को हम मापते हैं वृक्ष घनत्व में। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रति वर्ग मीटर पेड़ मापा जाता है वृक्ष घनत्व के अंतर्गत। या फिर आपका चौथा ऑप्शन है आपका पेड़ प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, जो कह रहा है कि वृक्ष घनत्व मापा जाता है, यानी आपका जो ट्री डेंसिटी है, ट्री डेंसिटी मीन्स होता क्या है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, यानी पेड़ प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में कितने पेड़ हैं, वही दर्शाता है आपका ट्री डेंसिटी को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, पेड़ प्रति हेक्टेयर दर्शाता है आपका वृक्ष घनत्व को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 2019 तक भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण है। तो 2019 की जो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2019 में भारत का जो कुल वन था और वृक्ष आवरण वो कितना था। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 78.73 MH यानी आपका मिलियन हेक्टेयर, 90.73 मिलियन हेक्टेयर। आपका ऑप्शन नंबर सी है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, या ऑप्शन नंबर आपका डी है 75.73 मिलियन हेक्टेयर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों जो आपका भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है आपका, तो कुल वन और प्लस वृक्ष आवरण दोनों आपका 80.73 मिलियन हेक्टेयर जो है ये आ जाएगा, आपका इतना एरिया होगा। तो कुल वन और प्लस वृक्ष आवरण ये आपका 80.73 मिलियन हेक्टेयर, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, 2019 तक भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण है। तो परसेंटेज में पूछ रहा है कि परसेंटेज में कितना है, कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 33.21%, दूसरा ऑप्शन है आपका 24.56%, तीसरा ऑप्शन दिया है 27.13%, और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका 25.32%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कुल वन और जो एक मिनट वृक्ष क्या है आवरण, कुल वन और वृक्ष आवरण को कितने प्रतिशत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वनों की बात करें तो वनों जो है, वन का जो परसेंटेज है वो 21 भी हमने बताया था, 21 कितने परसेंट था, अब हमें बताइए, एक मिनट देख लेते हैं 21 कितने परसेंट था। जो वनों का परसेंटेज था वो था आपका 21.67% था। और इसमें जो वृक्ष आवरण को अगर ले लेंगे तो वृक्ष आवरण को लेने के बाद जो हो जाएगा 24.56%। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 24.56%, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। भारत में कुल वन क्षेत्र परिवर्तन वर्ष में सबसे अधिक था। तो किस वर्ष में पूछ रहा है कि भारत का वो कौन सा वर्ष था जहाँ पर जिस वर्ष में जो है कुल वन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। तो पहला ऑप्शन है आपका 2003 में कुल वन क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला सबसे ज़्यादा, या 2015 में देखा गया सबसे बड़ा परिवर्तन, या 2017 में, या 2019 में। तो कौन सा वो वर्ष था जिस वर्ष में सबसे ज़्यादा जो है कुल वन क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, 2017 में कुल वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर मूव करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन अभी पीछे डिस्कस किया हुआ है। पूछ रहा है कि एक मध्यम घने जंगल, अभी हमने बहुत सघन जो है जंगल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं एक मध्यम घने जंगल। तो एक मध्यम घने जंगल में परसेंटेज होता है कितना, कैनोपी डेंसिटी का परसेंटेज कितना होता है। जो एक मध्यम घना जंगल है उसमें जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो कितना होता है, कितने प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है आपका 40%, दूसरा ऑप्शन है आपका 70%, तीसरा ऑप्शन है 40 से 70%, और चौथा ऑप्शन है आपका 40 या अधिक लेकिन 70 से कम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 40 या अधिक लेकिन 70 से कम। ठीक है, 40 हो सकता है, 40 से अधिक हो सकता है, लेकिन 70 से कम। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी भी तो सही हो सकता है, 40 से 70। तो 40 भी हो सकता है या 40 से अधिक हो सकता है, लेकिन 70 से हमेशा कम होगा। ठीक है, हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी हमने यहाँ पर सही किया हुआ है, 40 हो सकता है लेकिन 70 से हमेशा कम होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 पर मूव करते हैं। एक खुले जंगल में परसेंटेज होता है कितना, वृक्षों के छत्र घनत्व का आच्छादित किया जाएगा। तो एक जो खुला जंगल है वहाँ पर जो कैनोपी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो कितने परसेंट देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 10 से लेकर 30% तक, और बी ऑप्शन है आपका 10 से लेकर 40% तक, सी ऑप्शन है आपका 10 या अधिक लेकिन 40 से कम,
और डी ऑप्शन है वो आपका है 10 से कम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें साथियों? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये सही हो जाएगा, 10 या अधिक लेकिन 40 से कम। तो ये भी आपका सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो उसमें हमने जो पढ़ा था आपका ऑप्शन 40 से 70, तो इसी टाइप से ये भी दे रहा है कि 10 हो सकता है या 10 से अगर अधिक होगा तो 40 से कम होना चाहिए, ये इसकी जो है कंडीशंस है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक जो खुला जंगल है उसमें जो कैनोपी डेंसिटी होगी वो आपका कितने % होगी? तो 10 या इससे अधिक होगी तो 40 से कम होगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झाड़ीदार जंगलों में वृक्ष घनत्व होता है। जो झाड़ीदार यानी जो श्रब हैं, श्रब जो फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ पर वृक्ष घनत्व होता है। तो वृक्ष घनत्व वहाँ पर कितना पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 0.11% होता है, दूसरा ऑप्शन है 0.10, कुल मिला के वही बात हुई। आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.01 और आपका चौथा ऑप्शन है 0.5। तो कितने % होता है जो श्रब जो झाड़ी वाले जंगल होते हैं, झाड़ी वाले जंगलों में वृक्ष घनत्व कितना पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो साथियों इसका जो ऑप्शन पहला है कि 0.1% जो है आपका देखने को मिलता है। 0.1% होता है वृक्ष घनत्व कहाँ पर? झाड़ीदार जो जंगल होते हैं वहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको पता है इसका आंसर। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सघन वन है? तो जो अधिक जो है डेंसिटी वाले फॉरेस्ट की बात करें तो डेंस जो फॉरेस्ट होते हैं तो सघन वनों में अरुणाचल प्रदेश आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने जो है जो पहला हमारा जो लेक्चर था, जो फर्स्ट वीडियो था एग्रो फॉरेस्ट्री का, उसमें हमने ये क्वेश्चन से रिपीट किया हुआ है। तो इसलिए इस तरीके से आपको ये अरुणाचल प्रदेश आपका जो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है आपका झारखंड, बी ऑप्शन है आपका बिहार, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर से एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, झारखंड ही वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मध्यम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? तो कुल मिला के क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है क्या? एक मिनट जरा देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? और फिर से आपका भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? साथियों एक बार फिर से रिपीट हो गया है, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? और ये क्वेश्चन क्या था? एक बार जरा हमको लगता है इसमें कन्फ्यूजन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मध्यम वन क्षेत्र हैं? कुल मिला के वही हो गया। इसमें देखिए ऑप्शंस में देखें, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या भारतीय क्षेत्र में बहुत घना वन क्षेत्र है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है या भारतीय क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है घना क्षेत्र देखने को मिलता है? ए ऑप्शन है चंडीगढ़, जो ऑप्शन में है उसी के अकॉर्डिंग आप बताइए कुछ आंसर। ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है दमन और दीव, सी ऑप्शन है ए और बी और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चंडीगढ़, दमन और दीव, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18, किस भारतीय राज्य या भारतीय क्षेत्र में सबसे कम घने वन क्षेत्र हैं? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे कम घने क्षेत्र वाले वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम भारत के किस राज्य या भारतीय क्षेत्र में सबसे कम घने वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे कम घने वाले जो है क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका दमन और दीव, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है आपका गोवा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जहाँ पर सबसे कम घने वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दमन और दीव इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, सबसे कम खुला वन क्षेत्र किसका है? तो सबसे कम खुला वन क्षेत्र कहाँ पर किस राज्य का है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें राज्य कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे देखो तो इस सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। तो चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन है, चंडीगढ़ जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम खुला वन क्षेत्र किस टेरिटरी का है, तो वो है आपका चंडीगढ़ का। आगे चलते हैं, पर्णपाती कृषि वानिकी वृक्ष कौन सा है? इसमें से पर्णपाती कृषि वानिकी वृक्ष कौन सा माना जाएगा? नीलगिरी है कि सुबाबुल है कि नीम है कि इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है जो कृषि वानिकी वृक्ष के अंतर्गत आता हो। आगे चलते हैं, डलवेरिया शिशु का वैज्ञानिक नाम है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने रख दिया है, तो इसका आंसर सभी को पता होगा। डलवेरिया शिशु किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साथियों, इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये शीशम का, भारतीय जो शीशम होता है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है डलवेरिया शिशु। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। इंडियन रोडवुड, जो इंडियन रोडवुड है इसका परिवार है, मतलब किस फैमिली से ये रिलेट करता है? इंडियन रोडवुड किस फैमिली का प्लांट है? तो साथियों, ऑप्शन है पहला ए मालवेसी का है, बी ऑप्शन रूटेसी फैमिली का है, सी ऑप्शन फेवेसी फैमिली का है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका जो सी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इंडियन जो रोडवुड है ये आपका जो है फेवेसी फैमिली से रिलेट करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर देखते हैं, जंगल की ज्वाला का मूल निवासी है, मतलब जो जंगल की ज्वाला है ये मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो साथियों, जंगल की ज्वाला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, भारतीय उपमहाद्वीप से रिलेटेड है, सी ऑप्शन आपका चीन से रिलेटेड है, या डी ऑप्शन अरब दुनिया से, यानी अरब जो कंट्री है उससे रिलेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जंगल की ज्वाला मेनली जो है मुख्यतः कहाँ लोकेटेड है? तो साथियों, 23 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर आपका जो बी है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर निवास करती है जंगल की ज्वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फ्लास के पेड़ में फूल लगते हैं, जो फ्लास का जो पेड़ है उसमें फूल यानी फ्लावरिंग की सीज़न में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि सर्दियों के मौसम में आता है, बी ऑप्शन है आपका कि बारिश के मौसम में आता है, और सी ऑप्शन है कि बसंत ऋतु में, या डी ऑप्शन ऊपर के सभी यानी एबव ऑल। तो साथियों, इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है बसंत ऋतु जो होता है आपका, जो स्प्रिंग सीजन है, वो आपका उसमें फ्लास के फ्लावर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25। ये हमारे वीडियो लेक्चर का ये आधा जो है सफ़र यहाँ तक पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कर रहा है? तो भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, रेगिस्तानी जंगल टाइप पाए जाते हैं वन, या अल्पाइन वन पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट ऑप्शन है। भारत में उपोष्णकटिबंधीय वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सदाबहार वृक्ष कौन सा है? तो एवरग्रीन जो ट्री में से कौन माना जाएगा? भारतीय शीशम, या नीलगिरी, या नीम का पेड़, या ऊपर के सभी यानी एबव ऑल। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा जो सदाबहार वृक्ष की कैटेगरी में रखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर के जो सभी हैं वो सभी इसमें आते हैं सदाबहार वृक्ष की कैटेगरी में। आगे चलते हैं, कौन सा कृषि वानिकी वृक्ष जो है आपका भूजल की एक बड़ी मात्रा को बहा देता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री जो ट्री है जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी जो भूजल है उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा को बहा देता है या वेस्ट कर देता है, कह सकते हैं। तो साथियों, पहला ऑप्शन है आपका नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है आपका महुआ, तीसरा ऑप्शन है सुबाबुल, और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका साल का पेड़। तो इसमें से कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री जो ट्री है वो जो आपका भूजल की एक बड़ी मात्रा को बहा देता है, वेस्ट कर देता है? तो साथियों, उससे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन नीलगिरी करेक्ट ऑप्शन है। नीलगिरी ऐसा वृक्ष है जो ग्राउंड वाटर की एक बड़ी मात्रा को वेस्ट कर देता है, बहा देता है उसे। आगे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो मुझे लगता है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? साल का पेड़ को माना जाता है, या फ्लास के पेड़ को मानते हैं नेशनल ट्री, या महुआ के पेड़ को, या बरगद के पेड़ को यानी वट वृक्ष को? तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस कृषि वानिकी वृक्ष का उच्च व्यावसायिक मूल्य है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ट्री है जिसका जो है कमर्शियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए इमली के पेड़ का, ठीक है, इमली नदी लिख दिया, थोड़ा सा गलत हो गया, इमली के पेड़ का, बी ऑप्शन आपका जंगली काजू का, सी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों का, और डी ऑप्शन आपका सागौन को। तो कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका जो है कह सकते हैं जो कमर्शियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो सागौन का जो ट्री है ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू कमर्शियली जो है वैल्यूएबल है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। बीड़ी के पत्ते किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो जो बीड़ी के जो पत्ते जो होते हैं वो किस वृक्ष से रिलेटेड होते हैं, कौन से वृक्ष के बनाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है डायस्पाइरोस मेलानॉक्सिलॉन, बी ऑप्शन है आपका एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल, सी ऑप्शन है आपका टेक्सोना ग्रैंडिस,
और डी ऑप्शन है आपका सूर्या रोबस्टा। तो साथ ही उसमें कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि बीड़ी के पत्ते किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पहला ये ऑप्शन इसमें सही है, डायस्पोरोस मेलानोक्सिलॉन। ये आपका जो ट्री है इसकी पत्तियों से जो है बीड़ी बनाई जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एक देश में कम से कम कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो है इजी क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूवर्स को इसका आंसर पता होगा। तो एक देश में कम से कम कितने प्रतिशत जो है फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए? तो साथ में ऑप्शन ए है 21%, बी ऑप्शन है 33% यानी 33%, सी ऑप्शन है 26% और डी ऑप्शन है 35% यानी 35%। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कम से कम 33% जो है आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया था। जो भारतीय वन अधिनियम है वो कब जो है उसको इफेक्टिव किया गया था, कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है आपका 1924 में, ऑप्शन सी है 1925 में, ऑप्शन डी है 1927 में। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय जो वन अधिनियम है ये 1927 में अस्तित्व में आया था, इनेक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33, वन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो फॉरेस्ट जो स्कूल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? पहला ए मुंबई में, बी ऑप्शन आपका दिल्ली में, सी ऑप्शन देहरादून में और डी ऑप्शन रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट ऑप्शन है, देहरादून में वन विद्यालय या फॉरेस्ट जो है स्कूल लोकेटेड है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कृषि वानिकी की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कृषि वानिकी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1987 को, ऑप्शन बी है आपका 1988 को और ऑप्शन आपका जो है सी है 1986 को, ऑप्शन नंबर आपका डी है 1989 को। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कृषि वानिकी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट ऑप्शन है 1988। इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले लेक्चर में शायद पढ़ा था, तो 1988 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1988 में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कृषि वानिकी की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35, पोलार्डिंग की ऊंचाई है, पोलार्डिंग जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 2 मीटर होती है, बी ऑप्शन 2.5 मीटर होती है, सी ऑप्शन 1.5 मीटर होती है या डी ऑप्शन 1 मीटर होती है। तो पोलार्डिंग की ऊंचाई कितनी पाई जाती है? तो साथियों पोलार्डिंग की जो ऊंचाई होती है, पहला ऑप्शन सही है इसमें, पोलार्डिंग की ऊंचाई जो होती है वो होती है 2 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36, मुकाबला करने का प्रमुख उद्देश्य है। मुकाबला करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अधिक फल पाने के लिए, यानी कंपटीशन जो होता है, तो अधिक फल प्राप्त करने के लिए और अधिक जोरदार विकास प्राप्त करने के लिए, अधिक फूल प्राप्त करने के लिए या उपरोक्त सभी। 36 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो मुकाबला यानी कंपटीशन करने का, इसमें हिंदी इसकी मतलब इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रही है कि इंग्लिश क्या होगा। मुकाबला करने का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, अधिक जोरदार विकास प्राप्त करने के लिए मुकाबला किया जाता है, मुकाबला करने का प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, एक विशिष्ट आश्रय पट्टी में जो शेल्टर बेल्ट होती है, स्पेसिफिक जो शेल्टर बेल्ट होती है यानी आश्रय पट्टी होती है में क्या होता है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है उसमें, बी आपका आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है। शेल्टर बेल्ट जो स्पेसिफिक शेल्टर बेल्ट होती है उसका क्या सेक्शन होता है, किस प्रकार का सेक्शन देखने को मिलता है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या आयताकार क्रॉस सेक्शन या सी ऑप्शन आपका त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक जो स्पेसिफिक जो शेल्टर बेल्ट होती है वो त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन में पाई जाती है। आगे चलते हैं, सिल्वो देहाती आदर्श प्रणाली आदर्श है। सिल्वो देहाती प्रणाली जो है आदर्श है, किसका आदर्श है? शुष्क क्षेत्र का, बी ऑप्शन सिंचित क्षेत्र का, सी ऑप्शन वर्षा सिंचित क्षेत्र का या डी ऑप्शन आपका ऊपर के सभी यानी एबव ऑल। तो कौन सिल्वो देहाती जो प्रणाली है वो किस जो है आपका क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों ये ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन 38 का ए ऑप्शन यानी शुष्क क्षेत्र से संबंधित है सिल्वो देहाती प्रणाली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सिल्वो प्लीज सिस्टम में शामिल है। सिल्वो प्लीज सिस्टम क्या है? तो सिल्वो प्लीज सिस्टम में क्या क्या पाई जाता है? सिल्वो प्लीज सिस्टम में होता है पेड़ प्लस जानवर होते हैं, बी ऑप्शन वृक्ष प्लस चारागाह होता है, सी ऑप्शन वृक्ष चारागाह प्लस पशु होता है या डी ऑप्शन एबव ऑल यानी सभी। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिल्वो प्लीज सिस्टम में आपका वृक्ष प्लस चारागाह प्लस पशु ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है, चारकोल बनाने वाला पेड़ है। तो चारकोल बनाने वाला पेड़ कौन सा है इसमें? पहला है ऑप्शन एकेसिया नीलोटिका, इसे बबूल नीलोटिका ये लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा है आपका एडिना कॉर्डिफोलिया, सी ऑप्शन है आपका एनोजिसस लेटिफोलिया या डी ऑप्शन है एबव ऑल यानी ऊपर के सभी।
तो साथियों जो ऊपर जो 3 वृक्ष दिखाए गए हैं, एकासिया नीलोटिका, एडिना कॉर्डिफोलिया या एनोजिसस लैटिफोलिया, ये तीनों के तीनों जो पेड़ होते हैं इन सभी से चारकोल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर के सभी एबव ऑल ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 का डी ऑप्शन। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 41। तो ऊर्जा वृक्षारोपण संयंत्र कौन सा है? ऊर्जा वृक्षारोपण संयंत्र किसे कहा जाता है? तो अटलांटा मोनोफिला, बी ऑप्शन आपका क्रेविया लैटिफोलिया को, सी ऑप्शन आपका जेट्रोफा ग्लैंडुलिफेरा, या डी ऑप्शन ऊपर के जो सभी एबव ऑल। तो ऊर्जा वृक्षारोपण संयंत्र कौन सा है? इसमें से किसको माना जाता है ऊर्जा वृक्षारोपण संयंत्र? तो साथियों आपका जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सभी है। ऊपर के सभी यानी जो एबव ऑल यानी एटलांटा मोनोफिला, क्रेविया लैटिफोलिया और जेट्रोफा ग्लैंडुलिफेरा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो देखें तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। सभी एबव ऑल आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर आपका 42। गर्म मरुस्थलीय पौधा कौन सा है? इनमें से जो है गर्म मरुस्थलीय पौधा कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रोसेपिस सिनेरिया, डी ऑप्शन है सेलिक्स एल्बा, सी ऑप्शन है मोरस इंडिका, या डी ऑप्शन है ऊपर के यानी एबव ऑल यानी ऊपर के सभी। तो इसमें से कौन गर्म मरुस्थलीय पौधा माना जाता है? तो साथियों इसमें से ऑप्शन नंबर आपका जो ए है करेक्ट ऑप्शन है प्रोसोपिस सिनेरिया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। IGFRI का स्थान है। तो मुझे लगता है ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में व्यूवर्स ने सभी साथियों ने कई बार पढ़ा होगा। तो IGFRI जो है आपका इंडियन ग्रॉसलैंड फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है भोपाल में, कि पटना में, कि झांसी में, कि नागपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है IGFRI ये झांसी में लोकेटेड है, झांसी में ये स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को। तो बीज उचित अंकुरण के लिए गर्मी उपचार की आवश्यकता होती है। तो बीज को उचित अंकुरण के लिए गर्मी उपचार की आवश्यकता होती है। तो कौन सा बीज है इसमें से? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ पौधों के नाम लिखे हुए हैं। तो कौन सा पौधा है जिसके बीज को जो है उचित अंकुरण के लिए गर्मी यानी आपका हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है उसको जर्मिनेशन के लिए? पहला ये ऑप्शन है कि भारतीय शीशम को होता है, बी ऑप्शन साल के पेड़ को, सी ऑप्शन है आपका नीम के पेड़ को, या डी ऑप्शन आपका प्लास के पेड़ को। तो कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे जो है उसके बीज के अंकुरण के लिए हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो भारतीय शीशम है यानी डेलबेरिया शिशु, इसे जो है आपका जर्मिनेशन के लिए हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर आपका 45 को डिस्कस करें। कौन सा कृषि वानिकी पौधा जो है नर्सरी प्रकार का नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कृषि वानिकी पौधा जो है आपका नर्सरी प्रकार का नहीं है? तो पहला है आपका सूखी नर्सरी, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में जो प्लांट की जो नर्सरी बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें से कौन सी नर्सरी नहीं की जाती है एग्रो फॉरेस्ट्री में? तो सूखी नर्सरी, बी ऑप्शन आपका गीली नर्सरी, और आपका सी ऑप्शन है आपका दलदली नर्सरी, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो नर्सरी है इनमें से कौन उसका एक प्रकार नहीं है? तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर आपका 45 है इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है, दलदली नर्सरी इसका जो है एक प्रकार नहीं है। दलदली नर्सरी नहीं की जाती है। तो सूखी नर्सरी भी की जाती है, गीली भी की जाती है, लेकिन दलदली नर्सरी नहीं की जाती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बबूल कत्था में पत्ती गिरने का मौसम है, मतलब इसमें जो पत्तियां होती हैं किस मौसम में गिर जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, बी ऑप्शन है आपका अप्रैल और मई में, सी ऑप्शन है जुलाई और सितंबर में, और डी ऑप्शन है जनवरी फरवरी में। तो कौन सा मौसम है जब जो बबूल होता है, जो कत्था वाला बबूल है, उसमें पत्ती गिरने का समय होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन है आपका बी अप्रैल मई, ये आपका जो है पत्तियों के गिरने का समय होता है। ठीक है, ज़्यादातर यही समय होता है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 47। जो मोरस अल्बा में पुनर्जनन यानी रीजनरेशन मेथड है, जो मोरस अल्बा है उसमें रीजनरेशन या प्रोपेगेशन जो मेथड कौन सा होता है? इसमें बीज के द्वारा रीजनरेशन होता है, या कॉपिस के द्वारा होता है, या सी ऑप्शन ए और बी दोनों के द्वारा, या डी ऑप्शन पोलार्डिंग के द्वारा? तो किस मेथड से, किस विधि के द्वारा रीजनरेशन इसमें होता है मोरस अल्बा में? तो साथियों 47 क्वेश्चन जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है करेक्ट हो जाएगा। बीज और कॉपिस दोनों के द्वारा जो है रीजनरेशन होता है। तो कॉपिस क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कॉपिस किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रेशम उत्पादन उद्योग पर आधारित है। रेशम उत्पादन जो है किस उद्योग पर, मतलब किस पौधे, जो रेशम उत्पादन उद्योग है यानी जो रेशम उत्पादन जो इंडस्ट्री है वो किस पौधे पर आश्रित है, किस पौधे पर डिपेंडेंट है? तो पहला है आपका सहतूत के पौधे पर, बी ऑप्शन है ओक के पौधे पर, सी ऑप्शन फ्लास के पौधे पर, या डी ऑप्शन आंवले के पौधे पर? तो साथियों मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सहतूत का पौधा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस करते हैं। सागौन किसका पेड़ है? तो साथियों सागौन किसका पेड़ है? तो सागौन है आपका टुंड्रा जलवायु का, बी ऑप्शन आपका सवाना जलवायु का, या सी ऑप्शन अल्पाइन जलवायु का, या डी ऑप्शन आपका मानसूनी जलवायु का। तो सागौन किसका पेड़ है? तो साथियों सागौन जो है मानसूनी जलवायु का पेड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। सागौन के बीज का अंकुरण प्रतिशत पाया जाता है। जो सागौन का वृक्ष है यानी टीक जो ट्री है उसका जो है जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 40 से 60% होता है, बी ऑप्शन है 60 से 80% तक पाया जाता है, सी ऑप्शन 80 से 90% तक, या डी ऑप्शन आपका 90 से 100% तक। तो सीड का जो जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है सागौन के बीज का? तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो भी है 60 से 80% तक पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जल्द मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।